गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा की तीसरी क्लास है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित 2 क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास में डियर स्टूडेंट कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया था, और दूसरी क्लास में डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 28 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करवाया था। आज की भी क्लास में डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को नियर अबाउट 25 से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के किसी भी क्वेश्चन को, चाहे आपका थ्योरेटिकल टाइप का हो या न्यूमेरिकल टाइप का हो, आप मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर कर पाओगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल और आसान भाषा में मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है। 1000 किग्रा द्रव्यमान का एक ट्रक 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेता है, तो ट्रक के इंजन द्वारा कृत कार्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट, ट्रक के इंजन द्वारा जो कृत कार्य होगा वो आपका गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो m की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 1000 किग्रा। t का मान आपको दे रखा है 2 मिनट, तो t बराबर हम 2 मिनट लिख दें तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 120 सेकंड आपका हो जाएगा। अब देखो, जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो v1 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो आपका है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 दूना आपका हो जाएगा 36, यानी v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेता है, यानी v2 की वैल्यू आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मैंने गुणा कर दिया। अब देखो, 18 से काटोगे 72 को तो 4 बार में कटेगा, तो 4×5 = 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v2 की वैल्यू आपने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रक के इंजन द्वारा जो कृत कार्य है वो आपका गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहां से आपको W बराबर मिल जाएगा 12 m। यहां पर जो वेग का मान दे रखा है वो आपका v1 व v2 के रूप में दे रखा है, तो v² के जगह पर हम लिख देंगे v2 का होल स्क्वायर माइनस का
V1 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रख दो तो 1/2, m की वैल्यू बाबू आपका है 1000। अब देखो V2 का जो मान है वो आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 400, और V1 का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मिलेगा। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, कार की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/2, 2 से आप काट दो 1000 को तो 500 बार में 1 कट जाएगा, तो 500 गुणे, अब देखो 400 में से 100 घटाओगे तो 300 मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 10 पे पावर 4, 15 गुणे 10 पे पावर 4। और क्या लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 पे पावर 5 जूल के रूप में। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इंजन द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका 1.5 गुणे 10 पे पावर 5 जूल के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बस आप ध्यान से और आराम से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ए आपको बताना है। 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है उसको आप नोट कर लो। तो m की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 200 ग्राम। अब ग्राम को किग्रा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे, यानी m की वैल्यू आपका आ जाएगा 200/1000 kg। ठीक है। अब देखो जो चाल है उसकी जो प्रारंभिक चाल है यानी u की जो वैल्यू है वो आपका 60 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और क्या दे रखा है, t की वैल्यू आपको दे रखा है 7 सेकेंड। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 7 सेकेंड बाद पत्थर की हम गति को देख लेते हैं। यानी कि 7 सेकेंड बाद पत्थर का वेग कितना होगा ए हम निकाल लेते हैं। तो v बराबर आपका होता है u प्लस का gt। यहाँ पर gt का उपयोग इसलिए होगा डियर स्टूडेंट क्योंकि आपका जो पत्थर है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो जब कभी भी कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर अथवा नीचे काम करती है तो वहां पर आपका गुरुत्वाकर्षण g काम करता है। अब डियर स्टूडेंट v बराबर प्रारंभिक वेग आपका कितना है 60। अब देखो प्लस का g की वैल्यू आप निगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, जब कभी भी कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वहां पर आपको g का मान निगेटिव लेना है। कब, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वहां पर g का मान निगेटिव लेना है, और नीचे की तरफ फेंकी जाए ऊपर से तो वहां पर आपको पॉजिटिव लेना है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी तल से यदि ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो g का मान निगेटिव लेना है, और ऊपर से यदि पृथ्वी की ओर फेंक रहे हो तो g का मान पॉजिटिव लेना है। तो यहां पर आपका आ जाएगा g का मान निगेटिव में, यानी कि माइनस का g का मान हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, इनटू का t की वैल्यू आपका है 7। यहां पर आप g का मान 10 कर लेना क्योंकि आपका यह क्वेश्चन जो है 10 पर ही सॉल्व किया है। तो यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 7 सेकेंड बाद जो पत्थर का वेग होगा वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि जो आपका गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, वो आपका ½ mv² होता है। अब सारी वैल्यू रख दो तो 1/2
m की वैल्यू कितना है 200/1000, तो लो मैंने 200/1000 यहाँ पर रख दिया। गुणे में आपका v की वैल्यू आपने निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 के रूप में। अब देखो 1 2 3 0 1 2 3 0 और 2 से आप काट दो 20 को, 2 से आप काटिएगा 20 को तो 10 बार में कटेगा, यानी कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका 10 जूल के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा वो आपका 10 जूल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में इस क्वेश्चन को भी बताया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही शिद्दत के साथ, लगन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखो क्या बोला है कि 2 किग्रा की एक वस्तु पर 30 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है। जब वस्तु विराम अवस्था से चलकर 3 मीटर की दूरी तय कर लेती है तो बल जो है घट करके 15 न्यूटन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु जो है 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु की अंतिम ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला है कि जब 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 3 मीटर की दूरी तय करती है, और जब 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो 2 मीटर की ही दूरी तय करती है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी अंतिम ऊर्जा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि जो आपकी अंतिम ऊर्जा होगी वो आपका किए गए कार्य के बराबर होगी। अब आपका जो कार्य है 2 स्टेप में हो रहा है, तो जो आपका पहले कंडीशन में कार्य हो रहा है इसको W1 मान लो, और जो दूसरे कंडीशन में कार्य हो रहा है W2 मान लो। तो W1 को हम लिख सकते हैं F1 × S1 प्लस का W2 को हम लिख सकते हैं F2 × का S2। W2 को हम लिख सकते हैं F2 × का S2। अब सारी वैल्यू रख दो, तो F1 की वैल्यू आपका 30 न्यूटन है और S1 की वैल्यू आपका 3 मीटर है, तो 30 × 3 आपको यहां से मिल जाएगा प्लस का F2 की वैल्यू आपका 15 न्यूटन है, तो 15 × S2 की वैल्यू आपका है 2 मीटर, तो यहां से आपको मिल जाएगा 90 प्लस का 30, यानी आपको मिल जाएगा 120 जूल। तो इस तरीके से जो अंतिम ऊर्जा होगी वो आपका 120 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, केवल बड़ा बड़ा 3-4 लाइनों में लिख दिया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि 5 किग्रा द्रव्यमान की पिंड पर 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है नोट कर लो। तो m की वैल्यू आपको दे रखा है 5 किग्रा, बल F का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 50 न्यूटन, समय t का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/12 मिनट, समय t का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/12 मिनट। अब 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है, तो t बराबर आपका हो जाएगा 60/12, यानी कि आपको मिल जाएगा 5 सेकेंड। यहां तक आपको क्लियर है। अब आपको गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान और फोर्स की जरूरत से द्रव्यमान व बल का उपयोग करके तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि F बराबर आपको पता है m × का a होता है। तो F की वैल्यू आपका हो जाएगी 50, m की वैल्यू आपका हो जाएगा 5 × का a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, जब आपका त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वहां पर आप वेग की वैल्यू निकाल लो। तो v बराबर क्या होता है u प्लस का at, गति के पहले नियम से।
तो v बराबर प्रारंभिक वेग जो है वो आपका क्या होगा, प्रारंभिक वेग आपका 0 होगा, प्लस का a की वैल्यू 10 और t की वैल्यू आपने निकाला है 5, तो यहाँ से जो v का मान आएगा वो आपको मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। v की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपको डियर स्टूडेंट गतिज ऊर्जा की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। अब सारी वैल्यू रख दो तो 1/2 m की वैल्यू आपका है 5। अब v की वैल्यू कितना है, v की जो वैल्यू है वो आपका 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम लिख सकते हैं 50 गुणे 50 के रूप में। 2 से काटो आप 50 को तो 25 बार में कटेगा। अब देखो 5 पचे 25, अब 25 गुणे 25 करोगे तो 625 ए हो जाएगा और 0 चिपका दो। तो इस तरीके से जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो आपका 6250 जूल होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो ध्यान से और आराम से इसको भी समझना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, बोला है 0.10 किग्रा द्रव्यमान की गोली को 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से विराम अवस्था में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ए आपको बताना है। विराम अवस्था में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ए आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में जो गोली द्वारा किया गया कार्य होगा ना डियर स्टूडेंट, वो गोली के गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी गोली द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका गोली के गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपका किया गया कार्य होगा वो आपका गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1/2 m की वैल्यू आपको दे रखा है 0.10 किग्रा, तो m की वैल्यू हम रख देते हैं 0.10। अब देखो v की वैल्यू आपका है 400 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 गुणे का 400 के रूप में। अब 2 से काटो 400 को तो 200 बार में कटेगा। यहाँ पर देखो 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव है तो इस दशमलव को हम हटा देते हैं और यहाँ से हम 2 जीरो को भी हटा देते हैं। तो 2 जीरो से 2 दशमलव का खात्मा हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 400। तो इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 दूना 8 होगा और 3 ठो जीरो चिपका दो। तो इस तरीके से जो किया गया कार्य होगा वो आपका 8000 जूल होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख लो मैक्सिमम आप 2 से 3 स्टेप के अंदर ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फोड़ पा रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही बेहतरीन सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि एक पिंड का जो संवेग है 20% बढ़ने से इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ए आपको बताना है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध जो होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका होता है p²/2m होता है। p²/2m होता है। बोला है संवेग को 20% बढ़ाने पर, तो संवेग को 20% बढ़ाने पर मैं मान लेता हूं कि जो हमारा प्रारंभिक संवेग है वो हमारा 100 है, और जब हम 20% संवेग को बढ़ा देते हैं तो जो हमारा अंतिम संवेग है वो हमारा कितना हो जाएगा 120। इतनी सी बात आपको क्लियर है। मैंने मान लिया प्रारंभिक संवेग हमारा 100 है, 20% बढ़ाने पर हमारा संवेग 120 हो जाएगा। इसको मिनिमाइज कर लो तो 20 पचे 100 और 20 छक्का 120, यानी P1 की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी 5 और P2 की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम K1 बराबर क्या लिख सकते हैं, K1 बराबर हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m,
और वहीं पर हम K2 बराबर क्या लिख सकते हैं, K2 बराबर हम लिख सकते हैं P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब P1 और P2 का मान निकाल लो, तो P1 की वैल्यू आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25/2m हो जाएगा। और यहाँ पर K2 की वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा, P2 का मान आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36/2m हो जाएगा। तो अब देखो गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 2m से 2m को काट सकते हो, तो आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट कि जो आपकी गतिज ऊर्जा पहले 25 थी वो आपका बढ़ करके 36 हो गई, जो आपका पहले 25 थी बढ़ करके 36 हो गई, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि हो रही है। किससे, 25 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो 25 चौका 100 होता है, 11 चौका 44%, यानी कि गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो आपका 44% होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में इस क्वेश्चन को भी समझाया है। तो शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। समय आपके पास बहुत कम है, आप ध्यान से सारी चीजों को समझते हुए चलिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आपको टॉप रैंकर बनना है, यानी कि आपको टॉप करना है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सारी चीजों को समझते हुए चलिए। इस तरीके से तैयारी कर लो कि एग्जामिनेशन हॉल में 100 क्वेश्चन कब कर गए पता ना चले। चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन होता है, आईईआरटी में 75 क्वेश्चन होता है, तो चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईईआरटी, इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर जाओ ना कि 3 घंटे से पहले 100 के 100 क्वेश्चन को फोड़ दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्या बोला है कि दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, यानी कि दो पिंड मैं ले लेता हूं, एक हमारा ए पिंड है और एक हमारा बी पिंड है। बोला है द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, यानी m1 की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और m2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा 2 हो जाएगा। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, यानी K1 की वैल्यू हमारा 1 होगा और K2 की वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो वेगों का अनुपात बताना है, तो K1 बराबर क्या होगा, K1 बराबर आपका होगा हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर, और K2 बराबर क्या मिलेगा, हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम K1/K2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो K1/K2 बराबर क्या मिलेगा, K1 का मान है 1/2 m1 v1 का होल स्क्वायर, और K2 का मान है आपका 1/2 m2 v2 का होल स्क्वायर। अब देखो जो जो वैल्यू कटने वाली है उसको आप काट दो, तो 1/2 से 1/2 को हम काट देते हैं। अब आगे आ जाना, ध्यान से समझो। देखो K1/K2, तो K1 का मान आपका है 1 और K2 का मान आपका है 8 बराबर m1 की वैल्यू आपका है 1 और v1 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो v1 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद से m2 की वैल्यू कितना है 2 और उन2 का हो जाएगा v2 का होल स्क्वायर। तो 2 से आप 8 को काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, तो यहाँ से आपका v1 का होल स्क्वायर बट्टे v2 का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा 1/4। तो v1/v2 की वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 के रूप में। तो इस तरीके से उनके वेगों का जो अनुपात होगा वो आपका 1:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग समझ रहे होंगे, आप ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल और आसान भाषा में प्रत्येक क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास बहुत ही मेहनत के साथ लेकर आता हूं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखो क्या बोला है, वह लगभग गति जिस पर एक पोल वॉल्ट के खिलाड़ी को
दौड़ना चाहिए ताकि वो 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद लगा सके, वह कितना है, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट, जो आपका पोल वाल्ट का खिलाड़ी है, इसकी जो आपका स्थितिज ऊर्जा होगी ना डियर स्टूडेंट, वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। जो पोल वाल्ट का खिलाड़ी है डियर स्टूडेंट, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि जो पोल वाल्ट है उसके स्थिर अवस्था में उसके अंदर की जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना, वही जब वह कूद लगाएगा तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। यानी हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो आपका गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब देखो, आप m से m को काट दो, आपको वेग की वैल्यू बताना है ना, तो खिलाड़ी को दौड़ना चाहिए किस गति से, यानी कि वेग की वैल्यू बताना है, वो भी लगभग में बताना है। तो v स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 2gh, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट आप v बराबर निकालिएगा तो √2gh। अब सारी वैल्यू रख दो, तो √2g की वैल्यू ले लो 10 और h की वैल्यू आपको दे रखा है 6, h की वैल्यू आपको दे रखा है 6 मीटर। तो 10 गुणे 2 20 होगा, 20 गुणे 6 करोगे तो 120। आपको लगभग में बताना है। यदि यही 121 रहता तो वर्गमूल 11 हो जाता, तो लगभग में आपका 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो उसकी गति होगी वो आपका 11 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है, 3 किग्रा की एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जहां जी की वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 1 सेकेंड बाद गतिज व स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है उसको नोट कर लो। तो m की वैल्यू आपको दे रखा है 3 किग्रा, प्रारंभिक वेग u की वैल्यू आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो पिंड को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो g की वैल्यू पॉजिटिव लोगोगे या निगेटिव, तो यहाँ पर g की जो वैल्यू लेना है वो आपका निगेटिव में लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी वस्तु, याद है आपका, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वहां पर आपको g का मान निगेटिव लेना है, लेकिन कोई भी वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर फेंका जाए तो ऐसे कंडीशन में g का मान पॉजिटिव लेना है। अब देखो समय का मान 1 सेकेंड है, तो t की वैल्यू आपको लिख देना है 1 सेकेंड। अब हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम करते क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। सबसे पहले जब पिंड का वेग 20 मीटर पर सेकेंड है तो हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं प्रारंभिक गति के माध्यम से। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो जो आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 m की वैल्यू आपका कितना है 3, और v की जो वैल्यू है लेना है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो 20 गुणे 20 आपका हो जाएगा, 2 से काटोगे 20 को तो 10 बार में कटेगा। अब देखो 20 का गुणा 10 में करोगे तो 200, और 200 का गुणा 3 में करोगे तो 600 जूल मिल जाएगा। यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है वो आपका 600 जूल हो गई। इसको आप मान लो K1 की वैल्यू है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम 1 सेकेंड बाद की गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो 1 सेकेंड बाद गतिज ऊर्जा निकालने से पहले हम वहां पर वेग देख लेते हैं। तो गति के पहले नियम से v बराबर आपका होता है u प्लस का gt। तो यहाँ पर हम 1 सेकेंड बाद वेग निकालते हैं, तो v बराबर प्रारंभिक वेग आपका कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो g की वैल्यू आपका निगेटिव लेना है, तो -10, और t का मान आपका कितना है 1 है, तो 1 रख दो। तो यहाँ से v की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड बाद
जो पिंड का वेग होगा वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम 1 सेकेंड बाद गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड बाद हम गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो 1 सेकेंड बाद आप गतिज ऊर्जा निकाल लो, देखो क्या आता है। तो 1 सेकेंड बाद गतिज ऊर्जा मैं मान लेता हूँ K2 है 12mv²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12m की वैल्यू है 3 और v की वैल्यू आपने निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 गुणे 10 करोगे तो 100 मिल जाएगा। 2 से काटो 100 को तो 50 बार में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 150 जूल। यानी कि आपने K2 की वैल्यू निकाल लिया 150 जूल। यानी कि 1 सेकेंड बाद जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपका 150 जूल हो गई। तो देखो कितने ऑप्शन में 150 दिया है, तो एक ही ऑप्शन में आपका 150 दिया है, तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको वही ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान 150 जूल एक ही ऑप्शंस में दिया है। तो उसी ऑप्शंस को टिक करके आगे निकल जाओ, बिल्कुल 100% सही होगा। हम आगे उस कंडीशन में सॉल्व करते हैं जब एक से ज़्यादा ऑप्शन में 150 होता है। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन में 150 जूल दे रखा है, तो उसी को टिक कर देना है, आगे सॉल्व करने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि एक 60 किग्रा भार का व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो कि 1 लाख कैलोरी उष्मा उत्पन्न करती है, उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है। यदि व्यक्ति का जो शरीर है 28% दक्षता पर कार्य करता है, तो वह पहाड़ी पर चढ़ सकता है। यानी कि वह पहाड़ी पर कितना मीटर चढ़ सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है लिख लो। m की वैल्यू दे रखा है 60 किग्रा। उसके बाद से डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऊर्जा u की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 लाख, 1 लाख दे रखा है। उसके बाद से ये आपका किस में है, कैलोरी में है। किस में है आपका, कैलोरी में है। आपको पता है कि 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो आपका 4.2 जूल के बराबर होता है। यानी कि कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 4.2 से गुणा कर दे तो हमारा जूल में बदल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट जी की वैल्यू आपको 9.8 लेना है और उसकी जो दक्षता है वो आपका 28% है। तो आपको पता है U बराबर आपका क्या होता है, mgh होता है। अब सारी वैल्यू रख दो, तो U की वैल्यू आपका कितना है, 1 लाख गुणे 4.2। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है उसकी 28% दक्षता है, तो टोटल ऊर्जा आपका इतना है। इस टोटल ऊर्जा का आप 28% निकालोगे तो 28/100 आ जाएगा, बराबर m की वैल्यू आपका है 60, g की वैल्यू आपको ले लेना है 9.8 और h की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो 00 से a00 काट दो, फिर आगे कैंसिल करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इस जीरो से हम इस जीरो को भी काट देते हैं, और क्या कटेगा, और क्या कटेगा, आप 6 से काट दो 4.2 को तो 0.7 बार जाएगा, क्योंकि 6 सते 42 होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप h की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आपका आएगा डियर स्टूडेंट 100 गुणे 0.7 गुणे 28, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका आएगा 9.8। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट देखो एक अंक पे दशमलव है ना, तो इस दशमलव को हम हटा देते हैं एक जीरो से, तो एक जीरो से यह दशमलव आपका खत्म हो जाएगा, यानी आपका बन जाएगा ये आपका 7 बन जाएगा। अब देखो 7 से काटो 98 को, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी 1.4 मिलेगा। 1.4 से 28 को काटोगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 गुणे 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 200 मीटर। यानी कि जो 200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ सकता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को भी। ये भी आपका सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझना। देखो क्या बोला है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3u तथा tu के वेग से गतिशील हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। तो बराबर द्रव्यमान के दो पिंड यानी कि m1 की जो वैल्यू है वो आपका m2 के बराबर है। उनका जो वेग है 3u और 2u है, यानी कि मैं मान लेता हूं कि जो v1 की वैल्यू है वो आपका है 3u है, तो v2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2u। v2 की वैल्यू आपका हो जाएगा 2u। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताओ। तो k1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 इंटू का v1 का होल स्क्वायर, और वहीं पर हम k2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 m2 इंटू का v2 का होल स्क्वायर। अब देखो द्रव्यमान एक दूसरे के समान है, तो हम m2 को m1 से काट सकता हूं और 1/2 को तुम 1/2 से काट दो। तो यहाँ से आप k1/k2 की वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का होल स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू आपका कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9u स्क्वायर मिलेगा, और v2 की वैल्यू आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर मिलेगा। u स्क्वायर से u स्क्वायर यानी कि 9/4 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो गतिज ऊर्जा में अनुपात होगा वो आपका 9:4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी कवर करेंगे। आप ध्यान से शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो डियर स्टूडेंट, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आ जाएगी। कल एक बच्चे का फोन आया था डियर स्टूडेंट, जो अभी सेकेंड ईयर में है और वह पावर प्लांट इंजीनियरिंग से IERT कॉलेज में डिप्लोमा कर रहा है। डियर स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो कोई थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, कोई सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। आप भी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जॉब पीरियड में है वो भी हमसे कनेक्टेड हैं, यानी कि सारी चीज़ों को शेयर करते हैं कि किस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, और जो कॉलेज लाइफ में है वो बताते हैं कि कैसे प्लेसमेंट होता है, कितनी कंपनियां आए, कौन सी कंपनियां आई। अभी लास्ट टाइम एक लड़का बता रहा था मारुति सुजुकी आई थी, IERT की बात कर रहा हूँ, मारुति सुजुकी आई थी जो 4.5 लाख पर एनम का पैकेज दे गई है। 4.5 लाख पर एनम, अब कैलकुलेट कर लेना कि 4.5 लाख सालीना, तो मंथली कितना आएगा। अब स्टार्टिंग का 4.5 लाख सालीना, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आप लोगों को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, जिससे आपको सोचना ना पड़े। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट के अनुसार आप किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच से एडमिशन ले सको। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा वह लौटकर पृथ्वी पर आता है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी। एक कोई आपका पत्थर है जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है और फिर वापस पृथ्वी पर आ जाता है, तो किस कंडीशन में उसकी स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो जब पत्थर को आप फेंकिएगा ना, तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा पत्थर का, यानी कि जो अधिकतम ऊंचाई पर जहाँ पत्थर पहुँचेगा ना, उसकी वैल्यू वहाँ पर स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब सोच रहे होगे कि सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर हाइट का मान अधिकतम होगा। आपको पता है कि जो आपका स्थिति ऊर्जा होता है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, mg/h है, तो m का भी तो मान कांस्टेंट है और g की भी मान कांस्टेंट है, यानी कि h की वैल्यू जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो है उसकी स्थिति ऊर्जा सबसे अधिक होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 13 13 13 13 13 शुरू, आ जाओ, आ गया। ओके,
देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला है रस्सी व पुल्ली पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर की दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन का बल द्वारा उठाया जाता है, तो प्रयुक्त शक्ति का मान बताना है, क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एस की वैल्यू आपको दे रखा है बाबू 20 मीटर और 10 सेकंड तक, यानी टी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 सेकंड। उसके बाद से बल F का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 न्यूटन। तो क्या पढ़ रखे हो, आपने पढ़ रखा है P बराबर W/T। यहाँ से डियर स्टूडेंट और क्या लिख सकते हो, W बराबर आपका होता है F इंटू का यस नीचे में T है ही। उसके बाद से सारी वैल्यू रख दो, बिल्कुल सिंपल है। F की वैल्यू 100 हो गया, S की वैल्यू कितना है 20 है, और बट्टे टी की वैल्यू आपका 10 है। तो 10 से काटिएगा 20 को तो 2 बार में, और 100 गुणे 2 करोगे तो 200 मिल जाएगा। यानी कि जो शक्ति होगा वो आपका 200 वाट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बस आप शिद्दत के साथ ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, कहीं से कोई भी डाउट ही नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक क्लास बताऊंगा ना, प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, कि आपको डाउट रहेगा ही नहीं। आ जाओ, देखो क्या बोला है कि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर वह 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो कृत कार्य। बिल्कुल सिंपल, W बराबर क्या होता है F इंटू का S होता है। तो F की वैल्यू 6 है और S की वैल्यू 2 है, तो 6 गुणे 2 जूल होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कितना टाइम लोगे, बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है, किसी विद्युत हीटर की जो शक्ति है वो आपको दे रखा है 1500 वाट है। 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कितनी होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको P की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 1500 वाट। P की वैल्यू आपको दे रखा है 1500 वाट, और समय T का जो मान दे रखा है वो आपको 10 घंटा दे रखा है। तो आपको हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा यूनिट में बताना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को देता हूं 1 मिनट का समय, और सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट भी ज़्यादा है, तो सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। टाइम इज ओवर। आ जाओ ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करना है। देखो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि P बराबर आपका क्या होता है, W बट्टे का T होता है। तो यहाँ से आप W की वैल्यू निकालिएगा तो P इंटू का T मिल जाएगा। अब आपको पता है कि जो किया गया कार्य होता है वो आपका ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P की वैल्यू आपका है 1500 गुणे T की वैल्यू आपका है 10। तो अब यह किसमें है, वाट घंटा में है। किसमें है बाबू, वाट घंटा में यह वैल्यू है। अब देखो वाट घंटा को किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा की जो वैल्यू होती है वो आपका 1000 वाट होता है। अब 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो मिल गया, यानी W की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 15 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है 1 यूनिट।
तो 15 किलोवाट घंटा बराबर आपका हो जाएगा 15 यूनिट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। तो ध्यान में रखिएगा 1 किलोवाट घंटा में आपका 1 यूनिट होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझना। देखो क्या बोला है, एक पंप 7.5 किलोवाट को मोटर से चलाया जाता है एवं इसे 100 लीटर पर सेकेंड की पानी उत्सर्जित करता है। वह लगभग ऊंचाई जहां तक पानी चढ़ाया जा सकता है होगी। यानी कि आपको एच की वैल्यू बताना है सॉरी, लगभग ऊंचाई क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो P की वैल्यू आपको दे रखा है 7.5 किलोवाट। तो किलोवाट को हम वाट में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7500 वाट। ठीक है, अब देखो मोटर से चलाया जाता है एवं 100 लीटर पर सेकेंड, 100 लीटर पर सेकेंड यानी m की जो वैल्यू है वो आपका 100 है और जो t की वैल्यू है वो आपका है 1 सेकेंड, क्योंकि 100 लीटर पर सेकेंड है यानी m की वैल्यू आपका 100 हो जाएगा, t की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगा। तो लगभग ऊंचाई आपको बताना है। तो p बराबर क्या होता है आपका mgh/t होता है। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, pt अपान आपका आ जाएगा mg। h की वैल्यू निकालिएगा तो pt अपान mg मिल जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दो। अब सारी वैल्यू हम रखते हैं, ध्यान से समझिएगा h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर देखो p की जो वैल्यू है वो आपका है 7500 वाट गुणे t की वैल्यू आपका कितना है 1 सेकेंड बटे का m की वैल्यू आपका कितना है, m की वैल्यू आपका है 100 गुणे g की वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने g की वैल्यू 10 ले लिया। देखो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 75 में 10 से भाग दोगे तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7.5 मीटर। तो इस तरीके से जो लगभग ऊंचाई होगी वो आपका 7.5 मीटर होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट यह जो क्वेश्चन है ना आपका g की वैल्यू 9.8 पर सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम g की वैल्यू 9.8 ही रख लेते हैं। तो जब g की वैल्यू आप 9.8 रखोगे ना तो यही आपका बढ़ करके 7 दशमलव कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 7.65 हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। जो आपका ऊंचाई होगी वो आपका 7.65 मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर g की वैल्यू 10 तब लेते जब यहाँ पर 7.5 मीटर दिया होता। तो 7.5 दिया ही नहीं है, यानी कि 9.8 पर सॉल्व किया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है। देखो बोला है कि 10 किग्रा की एक टाली को एक स्प्रिंग से इतना सटा कर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे। टाली को छोड़ने पर स्प्रिंग के धक्के से टाली 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। तो दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये आपको बताना है। तो बताओ कि दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दबी अवस्था में जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होगी ना डियर स्टूडेंट वो आपका गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि जब स्प्रिंग को आप दबाए रखते हो तो एक स्थिर अवस्था में स्प्रिंग रहती है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे ही छोड़ते हो तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि स्प्रिंग जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपका गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 मिनट का समय है, मैंने बता दिया किस कॉन्सेप्ट पर लगेगा, तो जल्दी सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 40 सेकेंड का और समय है, सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के बराबर कर देना है, क्योंकि स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है ना वही आपका गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है।
तो लास्ट के 20 सेकेंड और हैं। आ जाओ, टाइम इज ओवर। ध्यान से समझना। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा होगी ना, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपका गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर होगी। तो यहाँ पर हाफ रख दो। m की वैल्यू कितना है 10 किग्रा, तो मैंने 10 ले लिया। और v की वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिल जाएगा। 2 से काट दो 16 को तो 8 बार में कटेगा, तो 8 जहिया में 80 जूल हो जाएगा। यानी कि स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपका 80 जूल हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो बिल्कुल सिंपल था, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। ध्यान से और आराम से इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। देखो क्या बोला है कि 10 किग्रा की एक वस्तु की पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। निकाय में संचित स्थिति ऊर्जा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। m की वैल्यू कितना है 10 किग्रा, तो m की वैल्यू मैंने ले लिया 10। अब देखो g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, गुणे h की वैल्यू कितना है 6 मीटर, तो गुणे 6, तो 10 गुणे 10 100, और 100 गुणे 6 करोगे तो 600 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो आपका 600 जूल होगा। लेकिन ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तब क्या करोगे, तो g की वैल्यू 9.8 पे सॉल्व करो। ठीक है, जब ऑप्शन में नहीं है तो g की वैल्यू 9.8 पर सॉल्व करो। तो 9.8 पर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 60 गुणे 9.8। ठीक है, अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं। एक जीरो से ये दशमलव को खात्मा कर दो, यानी मिलेगा 6 गुणे 98। तो देखो 6 8 48 को 8, और 6 9 54, और 54 में 4 जोड़ोगे तो 58, यानी कि 588 जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जी की वैल्यू 10 लेना है कि 9.8 लेना है। जहाँ पर अक्सर वैल्यू देखी जाती है कि दशमलव में हो या लास्ट में आपका 1 2 3 4, मतलब 1 से लेकर के 9 तक के कोई भी नंबर हो, तो वहाँ पर 9.8 पर ही सॉल्व किया जाता है। और जहाँ पर लास्ट में 0 होता है ना, मैक्सिमम केस में यह देखा जाता है कि जी की वैल्यू 10 पर सॉल्व किया है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, बेसिक वाला जब वीडियो बनाया था ना इस चैप्टर का, उसी में बताया था। बोला है कि विराम अवस्था में यम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी। तो मैंने आपको द्रव्यमान ऊर्जा बताया था कि कोई भी वस्तु जब विराम अवस्था में होती है तो उसके अंदर द्रव्यमान ऊर्जा होती है, जो कि आपका E बराबर होता है mc²। द्रव्यमान ऊर्जा E की जो वैल्यू होती है mc² के बराबर होती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। लास्ट के 5 से 6 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। आप धैर्य के साथ बने रहिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैक्सिमम आपका 10 से 12 मिनट के अंदर क्लास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप 10 से 12 मिनट और बने रहिए। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखो क्या बोला है, बोला है कि एक इंजन की जो सामर्थ्य है 30 किलोवाट है, उसके द्वारा 150 किग्रा को 0.50 मीटर, ये आपका केवल 50 मीटर है, ये आपका 50 मीटर है, की ऊंचाई तक उठाने में लगने वाला समय कितना है ये आपको बताना है। तो P की वैल्यू आपको दे रखा है 30 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में 1000, तो 30 किलोवाट में आपका मिलेगा 30 गुणे 1000 वाट।
ठीक है। उसके बाद से m की वैल्यू आपको दे रखा है 150 किग्रा, h की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, h की वैल्यू आपको दे रखा है 50 मीटर। आपको समय t का मान बताना है, तो p बराबर क्या होता है mgh अपान टी। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो, तो t बराबर हम क्या लिख सकते हैं mgh अपान पी के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दो, अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो देखो t बराबर क्या निकलेगा, m की वैल्यू कितना है 150, g की वैल्यू कितना लेना है, g की वैल्यू कितना लेना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दशमलव के रूप में दिया है, यानी कि g की वैल्यू हम 9.8 पर ही सॉल्व कर देते हैं गुणे। h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू आपका 50 है तो 50 रख दो, बटे का p की वैल्यू कितना है, तो p की वैल्यू आपका है 30 गुणे 1000, 30 गुणे 1000। अब देखो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खोपचे में भेज दिया। अब देखो 5 से काटिएगा 10 को तो 2 बार में कटेगा, अब 15 से काटिएगा 30 को तो 2 बार में कटेगा, यानी t की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगा 9.8 बट्टे का 4। यहाँ से 4 दूना 8 होता है, बचेगा 1 8, 4 चौक 16 होता है, 4 पचे 20, यानी कि 2.45 सेकेंड आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का 2.45 सेकेंड होगा टी की वैल्यू। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर जो है स्टूडेंट छोड़कर आते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, ये भी समझो। बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लगता है लेकिन सिंपल है। देखो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है k बराबर आपका हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, ये आपका गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा संवेग में जो संबंध होता है k बराबर आपका होता है पी स्क्वायर अपान का 2m, पी स्क्वायर अपान का 2m। तो k1 बराबर मैं मान लेता हूँ p1 का होल स्क्वायर अपान 2m है, और k2 बराबर मैं मान लेता हूँ p2 का होल स्क्वायर अपान 2m है। यहाँ तक सबको क्लियर है। बोला है कि संवेग को दोगुना कर दे, तो मैं मान लेता हूँ कि जो p1 की वैल्यू है मैं 1 ले लेता हूँ, और p2 की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि संवेग को दोगुना करने के लिए बोला है। तो प्रारंभिक संवेग मैं 1 ले लेता हूँ और अंतिम संवेग हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हम दोगुना कर देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो k1 की वैल्यू क्या मिलेगी, p1 का मान 1 रखोगे तो 1/2m मिलेगा, k2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो p2 का मान 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, अब बट्टे का आपका 2m मिलेगा। 2m से 2m को खोपचे में भेज दो, यानी k1 की जो वैल्यू है वो आपका 1 है, और जो k2 की वैल्यू है वो आपका 4 है। अब आ जाओ ध्यान से समझो, अब आ जाओ ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो k1 की वैल्यू आपका 1 थी, जो बढ़ करके कितना हो गई, 4 हो गई, यानी कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे 3 की वृद्धि हो गई। किससे, 1 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 300%, यहाँ से आपको मिल जाएगा 300%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि हो जाएगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यदि आपको टॉप रैंकर बनना है तो ऐसे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ खेलना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, उतना भी टफ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझो। देखो बोला है कि यदि बादल जमीन से 1600 मीटर ऊपर है तथा पर्याप्त वर्षा जिससे 12,80,000 वर्ग मीटर सतह पर 2.5 सेंटीमीटर गहरे पानी से ढक जाए, पानी को बादलों तक उठाने के लिए कृत कार्य कितना होगा, ये आपको बताना है। कृत कार्य कितना होगा ये आपको बताना है। दे रखा है कि 1 घन सेमी
पानी का जो भार है वो आपका 1 ग्राम है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले हम करते क्या है, पानी का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पानी का आयतन निकालो। तो पानी का आयतन आप कैसे निकालोगे? पानी का आयतन निकालने के लिए हम करते क्या है, क्षेत्रफल का, पानी के क्षेत्रफल का हम गहराई से गुणा कर देते हैं। तो पानी का क्षेत्रफल आपका है 12,80,000 गुणे गहराई आपका है 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल आपका मीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दो, 00 से 00 को काट दो, यहाँ से 1 दशमलव है तो 1 जीरो को खत्म कर दो। तो आप 25 का गुणा 1280 में करो। तो देखो 25 वट्ठे होता है 200, 20 हासिल बचेगा, 25 दूना 50 और 20 70 को 0 हासिल 7। अब 25 से कम 25 7 कितना होगा, 32, और 8 जीरो है तो 8 जीरो चिपका दो। ए आपका किस में आ गया, ए आपका आ गया डियर स्टूडेंट घन मीटर में। क्यों? क्योंकि यह आपका आयतन है, क्योंकि यह आपका आयतन है। अब यहाँ पर बोला है कि 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम होता है, 1 घन सेंटीमीटर में आपका 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पर जो 1 मीटर की वैल्यू होती है वो आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं तुमसे पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 100 गुणे 100 होता है। और वहीं पर यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 घन मीटर की वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 100 गुणे 100 गुणे 100 के रूप में होता है। तो देखो 2 2 4 2 6, यानी हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 6। ये आपका किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। कहने का मतलब ये है कि घन मीटर को यदि हमको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो 10 पे पावर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम 10 पे पावर 6 से गुणा कर देते हैं। तो 32 3 जीरो है गुणे 10 पे पावर जब 6 से गुणा करोगे तो ये आपका घन सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब देखो 3 जीरो को भी फेंक दो उसके ऊपर तो मिल जाएगा आपको 32 गुणे 10 पे पावर 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि 1 घन सेंटीमीटर का वैल्यू जो है 1 ग्राम के बराबर है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 32 गुणे 10 पे पावर 9 घन सेंटीमीटर की जो वैल्यू होगी वो आपका 32 गुणे 10 पे पावर 9 ग्राम के बराबर होगी, क्योंकि बोल रखा है कि 1 घन सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो आपका 1 ग्राम के बराबर है। तो उसी प्रकार से 32 गुणे 10 पे पावर 9 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आपका 32 गुणे 10 पे पावर 9 ग्राम के बराबर हो गया। ए आपने निकाल लिया एम की वैल्यू। अब एम की वैल्यू को हम किग्रा में बदलते हैं। तो किग्रा में बदलने के लिए क्या करोगे, इसमें हम 1000 से भाग दे दें तो हमारा यह केजी में बदल जाएगा। तो इसमें हम केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो मिल जाएगा एम की जो वैल्यू वो आपको मिल जाएगा 32 गुणे 10 पे पावर 6 किग्रा, क्योंकि 10 पे पावर 3 आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 32 गुणे 10 पे पावर 6 किग्रा आपको एम की वैल्यू मिल गई। आपको कृत कार्य बताना है। कृत कार्य क्या होगा, तो जो कृत कार्य होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं W बराबर mgh, क्योंकि आपको पता है कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीके से जो कृत कार्य होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो m की वैल्यू आपने निकाला है 32 गुणे 10 पे पावर 9, और क्या है, और डियर स्टूडेंट g की वैल्यू आप ले लो 10, g की वैल्यू आप ले लो 10। उसके बाद से h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू कितना दे रखा है 1600 मीटर, तो गुणे में आप कर दो 1600, इसी को आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो 32 गुणे 16 करो तो 16 दूना 32 को 2 हासिल बचे 3, और 16 3 48 और 3 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, यानी कि 32 का गुणा केवल मैंने 16 में किया तो हमारा 512 मिला। अब देखो 10 पे पावर 9 है और 2 जीरो और चिपका दोगे तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर आपका 11 हो जाएगा। तो देखो किसी ऑप्शन में दिया है, देखो किसी ऑप्शन में दिया है कि 9 ही, ठीक है, नो 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 नो, यहाँ पर देखो मिस्टेक हुआ है, ध्यान से समझना कहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको आप ध्यान से समझना। देखो W बराबर तुम्हारा क्या है mgh, तो
तो m की जो वैल्यू किग्रा में निकाल ले हो, ए है ना, ये आपका है 32 गुणे 10 पे पावर 6, g की वैल्यू ले लो 10 और h की वैल्यू ले लो 1600। अब कैलकुलेट करो। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 गुणे 16। अब देखो 10 पे पावर 6 है, एक 10 पे पावर 7 और 2 जीरो यहाँ से जोड़ोगे तो 10 पे पावर हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करो। 32 गुणे 16 कितना होगा, 16 दूना 32 को 2 और 16 तिया 48 और 3 कितना होगा 51, गुणे आपका हो जाएगा 10 पे पावर 8 जूल, यानी कि 512 गुणे 10 पे पावर 8 जूल। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, 100% आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझिएगा। देखो क्या बोला है, बोला है कि 1 किलोवाट शक्ति की मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। यानी कि आपको बता देना है बाबू कि m की वैल्यू कितना होगी, आखिर में कितना पानी उठाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले P की वैल्यू जो दे रखा है 1 किलोवाट दे रखा है, और 1 किलोवाट में आपका होता है 1000 वाट। यहाँ तक क्लियर है। 10 मीटर गहरे यानी H की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर। पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रति मिनट, यानी T की जो वैल्यू है वो आपका है 1 मिनट, और 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंडवा। ठीक है, अब आप आसानी से निकाल सकते हो। P बराबर आपका क्या होता है, mgh/T होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा पिट्टी अपन क्या मिलेगा, GH मिलेगा। अब सारी वैल्यू रख दो तो m बराबर क्या मिल जाएगा, कलर को थोड़ा चेंज कर लीजिए। अब देखो P की वैल्यू आपका कितना है 1000 गुणे T की वैल्यू आपका है 7 बट्टे GH। G की वैल्यू हम कितना लें, तो G की वैल्यू हम 10 पर ही सॉल्व करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होगा। गुणे H की वैल्यू कितना है, H की वैल्यू आपका है 10, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो खोपचा में भेज दो, तो 10 गुणे 60 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 600 kg। 10 गुणे 60 करोगे तो 600 kg मिल जाएगा, 600 kg मिल जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन 9.8 पे सॉल्व किया है, क्यों, देखो 9.8 पे सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आपका 612 से ज़्यादा है। तो ध्यान से देखो, T की वैल्यू कितना लेना है 1000 गुणे T की वैल्यू कितना लेना है 60 बट्टे G की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 और H की वैल्यू आपका 10 है तो 10 ले लो, हाई जीरो से इस जीरो को खुपचा में भेज दो। ठीक है, अब देखो हम करते क्या है, अब हम करते क्या है, 6 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा ना। तो m की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 100 गुणे 60 करोगे तो मिलेगा आपको 6000 बट्टे का 9.8। अब 6000 बट्टे का 9.8 का क्या करोगे, 6000 बट्टे 9.8 का क्या करोगे, तो 6000 बट्टे 9.8 को आप कैलकुलेट करिएगा ना तो 612.24 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर दे, चलो आओ कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ध्यान से और आराम से समझना, कैलकुलेटर हमारा कहाँ पर है, ए भाई साहब आजा कैलकुलेटर। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर हमारे सामने आ गया, 6000 बट्टे 9.8 करना है ना। तो देखो 6000 बट्टे का कितना करना है 9.8, तो 9.8 देखो कितना आया 612.24। तो मैंने आपको बोला था कि 9.8 पर ही सॉल्व किया है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 612.24। तो इस तरीके से जो दरम्यान का मान होगा 612.24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोला है ऊर्जा का मात्रक है,
तो क्या जूल सेकेंड ऊर्जा का मात्रक है? नहीं है। पेन तो ले लो, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है, तो क्या जूल सेकेंड ऊर्जा का मात्रक है? नहीं है, तो काट दो। जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? जूल प्रति सेकेंड तुम्हारा शक्ति का मात्रक है, क्योंकि P बराबर होता है W/T। और बताओ किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट भी शक्ति का ही मात्रक है, लेकिन जो किलोवाट घंटा है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। अब पूछो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट ही चल रहा है, बस 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे। अर्घ मात्रक है, तो अर्घ किसका मात्रक है? ये मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में। अर्घ जो मात्रक है वो आपका कार्य का मात्रक है। 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो आपका 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻7 अर्घ, और जो आपका अर्घ है कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो जो आपका बायोमास होता है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि बायोमास क्या होता है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है और सारी चीज़ें। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी है। तो देखो क्या बोला है, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाता है तो उस पर लगने वाला शक्ति क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जो स्टूडेंट हमारी पहली क्लास नहीं लिए होंगे, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, उनको ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगेगा कि हमने तो पढ़ रखा है कि P बराबर हमारा होता है W/T, या हमने पढ़ रखा है P बराबर mgh/T, लेकिन यहाँ पर तो रिलेशन बता रहा है V और F में, तो क्या करोगे? तो देखो सिंपल है, P बराबर W बराबर क्या होता है? F इंटू का S होता है। W बराबर F इंटू S होता है, डिवाइडेड बाई T हो गया। अब देखो तुम F को F ही रखो, दूरी बटे समय को क्या बोलते हो? दूरी बटे समय को चाल बोलते हो। तो इस तरीके से जो शक्ति होगा F इंटू V के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में आपका कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया मैंने। आज की क्लास में मैंने आपको टोटल 28 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया है, और प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अपनी राय ज़रूर बताइएगा डियर स्टूडेंट कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।